सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, राजस्थान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिवर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के छठे निबंध भारतीय संस्कृति के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के निबंधकार बाबू गुलाब राय हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में रहने वाले बाबू गुलाब राय को धार्मिक संस्कार बचपन से ही अपनी माता से मिले थे। फारसी, संस्कृत व हिंदी भाषा के वे ज्ञाता थे और उसके बाद में एमए की परीक्षा के बाद में आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। वे निबंधकार पहले थे और आलोचक बाद में थे। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रहों में हम अध्ययन और आस्वाद, ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, गांधी मार्ग, मन की बात, आत्मनिर्णय, मेरे निबंध, जीवन रश्मियाँ आदि ले सकते हैं, जिस पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। उनके श्रेष्ठ आत्मपरक निबंधों का संग्रह मेरी असफलताएं हैं। छात्र ध्यान दें, उनके जो श्रेष्ठ निबंध हैं आत्मपरक, वे मेरी असफलताएं नामक जो पुस्तक है उसमें संग्रहित हैं। उनके निबंधों की विशेषताओं का वर्णन करें हम तो स्पष्टता, स्वच्छता, सरलता, सजीवता, सुबोधता और तर्क संबद्धता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। साथ ही उनके निबंधों में हमें व्यंग एवं विनोद पूट के साथ ही उल्लास और नैतिकता, प्रगतिवादी दृष्टिकोण और दर्शन का समर्थन भी मिलता है। राष्ट्र प्रेम की पूर्णतः झलक भी उनके निबंधों में दिखाई देती है। उनकी भाषा का यदि हम वर्णन करें तो बाबू गुलाब राय जी की जो भाषा है वह खड़ी बोली है। इसमें प्रवाह मिलता है किंतु क्लिष्टता भाव नहीं आने पाया है। साथ ही पांडित्य प्रदर्शन का भाव भी नहीं मिलता है और विषयानुसार अंग्रेजी के शब्दों का व्यवहार भी उसमें देखने को मिलता है। उनके निबंधों में ग्रामीण शब्दावली, कहावतों और मुहावरों का भी स्थान मिला है। बाबू गुलाब राय की जो यह निबंध है भारतीय संस्कृति, उसका हम यदि उसके बारे में यदि वर्णन करें और इसका अध्ययन करें तो यह जो निबंध संग्रह है वो मेरे निबंध जीवन और जगत से संग्रहित है। इसमें बाबूजी ने भारतीय संस्कृति की विशद व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संस्कारों के आदान प्रदान का वर्णन भी किया है और संस्कृति के बाह्य तथा आंतरिक पक्षों का विवेचन भी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भाषा संस्कृति के बाहरी अंग होने पर भी हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायक बनकर संस्कृति के विकास तथा इतिहास की निबंधना करती है। अंत में बाबूजी ने भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंगों का विवेचन भी किया है और भारतीय संस्कृति की समस्या, समन्वयशीलता, सामाजिकता, पारिवारिकता और उदारता पर टिप्पणी भी की है। इस निबंध भारतीय संस्कृति निबंध के प्रारंभ में लेखक ने संस्कृति का अर्थ बताते हुए लिखा है कि संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है, जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो एग्रीकल्चर में है। इसका भी अर्थ पैदा करना, सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के भी होते हैं और जाति के भी। जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति एक समूहवाचक शब्द है। जलवायु के अनुकूल रहन सहन की विधियाँ और विचार परंपराएं जाति के लोगों में दृढ़मूल हो जाने से जाति के संस्कार बन जाते हैं। इनको प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजी प्रकृति के अनुकूल न्यूनाधिक मात्रा में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करता है। ये संस्कार व्यक्ति के घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य अकेला रहकर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। ये संस्कार दूसरे देश में निवास करने अथवा दूसरे देशवासियों के संपर्क में आने से कुछ परिवर्तित भी हो सकते हैं और कभी कभी दब भी जाते हैं और कभी अनुकूल वातावरण प्राप्त करने पर फिर उभर जाते हैं। इस प्रकार से इस निबंध के पहले पैराग्राफ में, पहले गद्यांश में लेखक ने भारतीय संस्कृति और संस्कृति शब्द का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो संस्कृति
हमारे जीवन में बनती है, संस्कृति भाव बनता है, वो किस प्रकार से समूह का, जाति का और व्यक्ति का बनता है, और यह हमें पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होती रहती है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि संस्कृति का बाह्य पक्ष होता है और आंतरिक पक्ष होता है। बाह्य पक्ष है वह एक देश विशेष की उपज होती है और हमारे बाह्य आचरण में वह दिखाई देती हैं, और जो भौतिक वातावरण दिखाई देता है संस्कृति का, वह इसका बाह्य आचरण, बाह्य पक्ष कहलाता है। इसी प्रकार से उन्होंने भाषा का वर्णन करते हुए लिखा है कि भाषा संस्कृति का कुछ बाहरी अंग सा है, फिर भी वह हमारी जातीय मनोवृत्ति की परिचायिका होती है। हमारी भाषा संस्कार रूप में हमारे मन में अंतर्निहित होती है, और हमारे भावों और कर्मों के द्वारा या हमारे मन के भावों के अनुसार उसका जो वर्णन है वह हम करते हैं, या वह हमारे परिलक्षित होती हैं हमारे व्यवहार से, हमारे भावों से। लेखक ने इसके लिए कुशल शब्द का वर्णन किया है, जो कि कुश से उन्होंने संबंधित माना है, जो कि पूजा विधान के लिए उपयोग में लाया जाता है, और वही कुश ला सकता है, कुश जो कि नदियों में के किनारे प्राप्त होता है। अतः लेखक ने यही कहा कि जो लोग कुश को लाते हैं पूजा के लिए, वे तंदुरुस्त और होशियार होते हैं, तो कुशल का संबंध उससे जोड़ा है। उसी प्रकार से प्रवीण का संबंध वीणा से है, प्रकर्षः वीणायाम प्रवीणः। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति में गाय का अधिक महत्व है, गो शब्द का अधिक महत्व है, तो गो से बनने वाले शब्दों का भी बाहुल्य है, जो कि ये बताता है कि हमारा जो समाज है वह गो की प्रधानता का द्योतक हो जाता है, और गाय का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से उन्होंने गोधूली बेला, गोष्ठी गवेषणा, गवाक्ष, घूरसी, गोपुच्छ, और इसी प्रकार से उन्होंने गोमुखी, गोपन आदि शब्दों का उपयोग किया है, जो कि हमारे गाय से संबंधित जो भाव हैं उसको परिलक्षित करते हैं, और उसी के आधार पर ये शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार से लेखक ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जो मुहावरे बनते हैं वो भारतीय संस्कृति के अनुसार बनते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में जो मुहावरे बनाए जाते हैं वो वहाँ की संस्कृति और जलवायु के अनुसार बनते हैं। तो हमारे यहाँ हृदय को शीतल करना मुहावरा है, किंतु पाश्चात्य देश, आंग्ल देश हैं, वो ठंडे हैं, तो वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार वार्म रिसेप्शन और कोल्ड ट्रीटमेंट आदि मुहावरे हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ एक ढेले में दो पंछी, ये ना कह करके एक पंथ दो काज कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी का जो प्रयोग है वह किलिंग 2 birds with 1 stone, तो वह उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है, और वह प्रवृत्ति उसमें झलकती है, जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। तो वो जो मुहावरे हैं वो भी इसी प्रकार से बनाए गए हैं कि कहीं भी हमारा जो भाव है वह हिंसात्मक रूप में नहीं दिखाई दे। इसी के साथ ही कहते हैं कि गोरस बेचन हरि मिलन, एक पंथ दो काज का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है। कृष्ण और भगवान से संबंधित मुहावरे बनाए जाते हैं, ताकि इस बहाने हम भगवान का भी स्मरण कर लें और भगवान को भी याद कर लें, ईश्वर को भी याद कर लें। लेखक ने भारतीय संस्कृति में रहन सहन, जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं का भी वर्णन किया कि संस्कृति के ये भी बाह्य अंग हैं जिसमें कि हमारे देश की संस्कृति झलकती है, और यहाँ के वातावरण के अनुसार ही रहन सहन, खान पान और हमारी आदतें दिखाई देती हैं। ज़मीन पर बैठना, हाथ से खाना, नहाकर खाना, लंबे ढीले कपड़े पहनना, बेसिले कपड़ों को अधिक शुद्ध मानना, ये सब चीज़ें देश की आवश्यकता और आदर्शों के अनुकूल हैं। जबकि गर्म देशों में या पाश्चात्य देशों में वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो अलग हैं। इस कारण से वहाँ जो व्यवहार है और रहन सहन है वह अलग प्रकार का होता है। हमारे यहाँ नहाने को लेखक ने कहा है कि नहाना हमारा परम धर्म का अंग हो जाता है, जबकि पाश्चात्य देशों में नहाने को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए लंबे और ढीले कपड़े पहने जाते हैं।
ताकि पूरा शरीर ढक जाए, और नित्य धोने वाले जो सहज कपड़े होते हैं उसकी पवित्रता अधिक मानी जाती है। उसी प्रकार से सिर को ढकना भी हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हमारे सिर को भी ढका जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम भारतीय संस्कृति में देखें तो मांगल्य चीज़ों का बाहुल्य होता है, उसका विधान किया जाता है। कमल जो फूल है वह हमारे शारीरिक सौंदर्य का उपमान बनता है, इसलिए कमल के लिए कहा जाता है कि चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल आदि कमल की महत्ता के द्योतक हैं। नव कंज लोचन, कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, इस छंद में सभी अंग कमल बन गए हैं। इसलिए हम जो उदाहरण देते हैं वह हमारे मांगलिक वस्तुओं से भी पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। इसी प्रकार से लेखक ने मांगलिक वस्तुओं का अध्ययन करते हुए लिखा है कि आम्र, रसाल, कदली, दुर्वादल, नारियल, श्रीफल आदि को मांगल्य कार्यों में प्रमुख स्थान दिया जाता है। आम यहाँ विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है और इसका बोर बसंत का अग्रदूत है। हमारे यहाँ अश्वत्थ को भी विशेष महत्ता दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की विभूतियों में अश्वत्थ को भी माना गया है। अश्वत्थ यानी पीपल, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत, और सरिताओं में गंगा, पक्षियों में गरुड़ तथा ऋतुओं में बसंत ऋतु को महत्ता दी गई है। और स्त्रीलिंग चीज़ों में कीर्ति, वाणी, स्मृति, बुद्धि और धृति को महत्ता दी गई है। यह भी हमारी जातीय मनोवृत्ति का ही परिचायक है। लेखक ने इस प्रकार से इन बाह्य अंगों का वर्णन किया है, संस्कृति के बाह्य अंगों का वर्णन किया है, जबकि संस्कृति के आंतरिक अंगों में भी हम देखें तो उसका अधिक महत्व है। और धर्म ग्रंथों में भी जो अच्छे मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं वो धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं। यानी धी यानी बुद्धि है। तो इन सारी चीज़ों को धर्म संस्कृति के आंतरिक लक्षण माने गए हैं और उसके आधार पर हमारा मानसिक और आध्यात्मिक जो विकास है वह होता है। और इसी प्रकार से लेखक ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षण दिए गए हैं, जिनमें अभय को सबसे स्थान दिया गया है। अभय यानी किसी प्रकार का भय नहीं रहना। सभी महाकाव्य ऐसे लक्षणों से भरे पड़े हैं। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं के जो गुण बतलाए गए हैं वह न केवल भारत में सांस्कृतिक आदर्शों के परिचायक हैं, बल्कि उनसे अतीत का भविष्य चित्र भी हमारे सामने आ जाता है। रघुवंश में रघुकुल के राजाओं का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है कि वो जो राजा थे वो किस प्रकार से धन को दान देते थे, मिथ्याभिमान के कारण कम बातचीत नहीं करते थे, मितभाषी थे और यशो लभस्व, दूसरों के राज्य को छीनने का कार्य न करके और संपदा और वैभव को त्यागने का कार्य करते थे और यश को प्राप्त करते थे। उसी प्रकार से संतान की प्राप्ति वह कामोपभोग के लिए नहीं करने के वरन पितृ ऋण चुकाने और समाज को अच्छे नागरिक देने के अर्थ से किया जाता था। उसी प्रकार से उन्होंने वृद्धावस्था में मुनिव्रत को धारण करना और योग द्वारा शरीर को त्यागने की बात कही है। इस प्रकार से कालिदास ने जो रघुवंश के राजा थे उनका वर्णन किया है। और इसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से त्याग, सत्य, यश, आश्रम विभाग और सामाजिक कल्याण की जो भावना थी वह अधिक थी और यह जो भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंग हैं उसका उनमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमारा यह बाबू गुलाब राय का जो निबंध है भारतीय संस्कृति उसका पहला भाग पूरा होता है। हम उसका जो दूसरा भाग है शेष बचा हुआ दूसरा भाग है वह अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद सभी को।